प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हब बीएससी क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी का यूनिट 3 का लेक्चर 2 को देखने वाले हैं, है ना। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन यूकैरियोटिक्स को देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर फर्स्ट में हम लोग जो है वो न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन को देखा था, जिसमें कि हम लोगों ने जाना था कि न्यूक्लियस होता क्या है। यानी उसमें हम लोग जाने थे कि न्यूक्लियस जो होता है वो कोशिका का महत्वपूर्ण कोशिकांग है। कौन? न्यूक्लियस, यानी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है कोशिका के लिए। और दूसरी बात ये भी जाना था कि न्यूक्लियस जो होता है उसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, है ना। और उसके बाद ये भी जाना था कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया, कब हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था। ठीक है, अगर आप लोग लेक्चर फर्स्ट को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेक्चर 2 को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक्स, यानी हम लोग इस वीडियो में जो न्यूक्लियस का जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखेंगे, है ना। जिसमें कि सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक्स, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक की संरचना। ठीक है, तो क्या कहता है? बोलता है यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक यानी न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें कोशिका का अधिकांश जेनेटिक्स मटेरियल यानी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इस लाइन का सिंपल मतलब ये है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एक क्या होता है? मेम्ब्रेन से घिरी हुई क्या है? स्ट्रक्चर है। और न्यूक्लियस की सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि इसके अंदर सेल का अधिकांश जेनेटिक्स मटेरियल यानी डीएनए पाया जाता है। यानी अगर आसान भाषा में हम कहें तो न्यूक्लियस के अंदर सेल की जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन क्या होता है? सुरक्षित रहता है। ठीक है, आगे है सामान्य इंटरफेस न्यूक्लियस मुख्यतः 4 प्रमुख कंपोनेंट्स से बना होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब सेल इंटरफेस में होता है तब उसका न्यूक्लियस मुख्य रूप से 4 इंपॉर्टेंट पार्ट से क्या होता है? मिलकर बना होता है। कि जो ये 4 कंपोनेंट्स जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि पहला आपका न्यूक्लियर इन्वेलॉप है जिसको हिंदी में हम लोग केंद्रकीय आवरण कहते हैं। दूसरा आपका है न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको हिंदी में हम लोग केंद्रीय द्रव्य कहते हैं। तीसरा है न्यूक्लियस जिसको हम लोग हिंदी में केंद्रिका कहते हैं। और चौथा है आपका क्रोमाटिन नेटवर्क। ठीक है, क्रोमाटिन नेटवर्क जिसको हिंदी में लोग क्रोमेटिन जाल कहते हैं। ठीक है, अब हम इन चारों कॉम्पोनेंट्स को एक एक करके डिटेल्स में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप, जिसको हम लोग अभी डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रकीय आवरण कहते हैं। तो ये क्या कहता है? न्यूक्लियर इन्वेलप केंद्रक के चारों ओर से घेरने वाली डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या बोला? इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियस के चारों तरफ मौजूद एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। यह न्यूक्लियस को क्या करता है? बाहर से घेर कर रखती है। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। ठीक है, आगे है आपका इनके बीच सॉरी ये ना, आगे है इसमें आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। क्या बोला? कि इसमें आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। यानी मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप में 2 मेम्ब्रेन्स होती है। न्यूक्लियर इन्वेलप में 2 मेम्ब्रेन्स होती है। एक बाहर की तरफ होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका वो अंदर की तरफ होती है जिसे हम लोग इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या कहता है? इनके बीच पेरिन्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है। क्या बोला? कि इनके बीच पेरिन्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है। यानी दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। यानी ठीक है, याद रखना है कि आउटर मेम्ब्रेन प्लस पेरिन्यूक्लियर स्पेस प्लस इनर मेम्ब्रेन बराबर क्या होता है? न्यूक्लियर इन्वेलप की बेसिक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है,
आगे आपका है न्यूक्लियर इन्वेलोप में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच विभिन्न न्यूक्लियस को आने जाने को नियंत्रित करता है। यानी यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो आपका यहाँ पर आता है, मेन जो आता है न्यूक्लियर पोर्स जिसको कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप में छोटे छोटे पोर्स यानी ओपनिंग्स पाए जाते हैं। इनका काम है न्यूक्लियस, इनका काम क्या है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना, यानी कौन सा मॉलिक्यूल्स बाहर अंदर आएगा और कौन सा मॉलिक्यूल्स बाहर आएगा, इसमें न्यूक्लियर पोर्स जो होता है, ये न्यूक्लियर पोर्स ये भूमिका इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, हाँ। और आपको यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट फंक्शन को याद रख के चलना है। पहला आपका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है मुख्य, ये जो आपका जो 3 फंक्शन यहाँ दिए गए हैं, ये सारे फंक्शन इम्पोर्टेंट है। पहला है प्रोटेक्ट द न्यूक्लियर कंटेंट्स, दूसरा है सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, तीसरा क्या है, रेगुलेट्स न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये सभी आपका क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप का इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर आपका इंग्लिश में नीचे समझाया गया। अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट होगा तो इंग्लिश में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझाने का तो हम लोग आप लोगों को समझा ही दिए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। आगे आपका आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रकीय द्रव जिसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला सेमी फ्लूइड जेल लाइक सब्सटेंस है। जेल लाइक सब्सटेंस है दोस्तों। अगर न्यूक्लियस के अंदर एक सेमी फ्लूइड यानी अद्रव, द्रव और जेल जैसी सब्सटेंस पाई जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसी को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। आसान भाषा में हम बोले तो जैसे सेल के साइटोप्लाज्म में अलग अलग कंपोनेंट्स मौजूद रहते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर कंपोनेंट्स और सपोर्ट कंपोनेंट्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे है इसमें प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड्स, आयंस तथा अन्य न्यूक्लियर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। क्या बोला कि मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कई इंपॉर्टेंट सब्सटेंस मौजूद होते हैं, जैसे कि आपका हो गया प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड्स, आयंस तथा अन्य न्यूक्लियर कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे न्यूक्लियर कंपाउंड्स भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, आगे आपका ये न्यूक्लियस के अंदर होने वाली विभिन्न बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए सुइटेबल मीडियम प्रदान करता है। सुइटेबल मीडियम क्या करता है, प्रदान करता है। इसका मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो अलग अलग बायो केमिकल रिएक्शन और एक्टिविटीज़ होती है, उनके लिए न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म एक सुइटेबल क्या है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन की बात करें तो आपका पहला आ जाता है सपोर्ट न्यूक्लियर कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरा आ जाता है प्रोवाइड्स ए मीडियम फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, तीसरा आ जाता है सपोर्ट डीएनए रिप्लेक्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियर, ये जो आपको चारों तरफ बाहर की ओर घेर के रखता है, वो क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप, जो कि आप लोगों को हम लोग अभी पढ़ा है। दूसरा आपका अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, यहाँ पर अब क्या बताया कि न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला सेमी फ्लूइड जेल लाइक सब्सटेंस है, जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लाइन लाइन ऐसे ऐसे करके, यही आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उसी चीज़ को यहाँ पर इंग्लिश में नीचे समझाया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे तीसरा आ जाता है न्यूक्लियस जिसको हिंदी में हम लोग केंद्रिका कहते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग मिस है थोड़ा। ठीक है, केंद्रिका कहते हैं, ये केंद्रिका आपका थोड़ा मिस है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला डेंस स्फेरिकल और नॉन मेम्ब्रेन बोन स्ट्रक्चर है। क्या बोला कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला डेंस स्फेरिकल और नॉन मेम्ब्रेन बोन स्ट्रक्चर है। यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक घनी और गोलाकार स्ट्रक्चर होती है।
ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है। आगे है, यह मुख्यतः आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है ये मुख्यतः किससे बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। आगे है, इसका मुख्य कार्य आरआरएनए सिंथेसिस और राइबोसोमल सब यूनिट असेंबली है। ठीक है। यानी यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो आपका लाइन है अभी जो अभी बताएं, ये जो लाइन है मुख्य इसका मुख्य कार्य आरआरएनए सिंथेसिस और राइबोसोमल सब यूनिट असेंबली है। ये आपका जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी न्यूक्लियस का मेन काम क्या है, आरएनए सिंथेसिस और राइबोसोमल सब यूनिट असेंबली। यानी न्यूक्लियस राइबोसोम बनने की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें, वो आ जाता है आरआरएनए। ठीक है। और फंक्शंस का मतलब हो गया भाई कार्य, फंक्शंस का मतलब कार्य। जिसको समझ में अगर कन्फ्यूज़न है तो वो इस बात को ध्यान में रखिएगा, फंक्शंस का मतलब यानी कार्य। तो पहला आ जाता है आपका आरआरएनए सिंथेसिस, दूसरा आ जाता है आरआरएनए प्रोसेसिंग, तीसरा आ जाता है राइबोसोमल सब यूनिट, चौथा आ जाता है राइबोसोम बायोजेनिस। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे है क्रोमाटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है, ये कहता है क्रोमेटिन डीएनए तथा एसोसिएटेड प्रोटीन विशेषकर हिस्टोन प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है। कहता है कि क्रोमाटिन डीएनए तथा एसोसिएटेड प्रोटीन्स विशेषकर हिस्टोन प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब क्रोमाटिन डीएनए और प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स होता है। इन प्रोटीन विशेष रूप से क्या करता है, हिस्टोन प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो डीएनए प्लस एसोसिएटेड प्रोटीन्स बराबर क्रोमाटिन। ठीक है। आगे कहता है कि इंटरफेस में यह न्यूक्लियस के अंदर एक, यहाँ पर अंदर का थोड़ा जो है ना अंदर कर दिया है, लेकिन इसको आप अंदर बोलिएगा, अंदर एक फाइन थ्रेड लाइक नेटवर्क के रूप में पाया जाता है। यानी जब सेल इंटरफेस में होता है तब क्रोमाटिन न्यूक्लियस के अंदर बहुत पतले धागे जैसे क्या होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर रूप में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पिक्चर के माध्यम से आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, ये क्या है, एक छोटा सा पतली 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 तार के जैसा है। ठीक है, पतली पतली क्या है, धागा के जैसा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला यहाँ, एक बार फिर से इस लाइन को समझिएगा। ठीक है, बोला कि इंटरफेस में यह न्यूक्लियस के अंदर एक फाइन थ्रेड लाइक नेटवर्क के रूप में पाया जाता है। ये आपका जो न्यूक्लियस का पिक्चर दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस का पिक्चर है। इसमें आपका जो यहाँ पर क्रोमाटिन नेटवर्क है, जो आपका यहाँ पर एक पतली 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 धागे के जैसा जो दिख रहा है, गोल 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 यहाँ दिख रहा है ना, यही आपका क्या है, क्रोमाटिन नेटवर्क, यानी जिसको हम लोग क्रोमेटिन जाल कहते हैं हिंदी में। ठीक है। आगे है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के समय क्रोमाटिन अधिक कॉन्डेंसेट होकर क्रोमोसोम बनाता है। यानी जब सेल डिवीज़न शुरू होता है तब क्रोमाटिन धीरे धीरे कंडेंसेंस यानी कॉम्पैक्ट होने लगता है और इसे कंडेंसेंस क्रोमाटिन से क्रोमोसोम दिखाई देने लगता है। इसलिए याद रखना है आपको, इंटरफेस क्या होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क, सेल डिवीजन बराबर कॉन्डेंसेंस क्रोमोसोम। ओके, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस की यहाँ पर बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका का जो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस है इसकी फंक्शन की बात करें, क्रोमाटिन नेटवर्क के जो फंक्शंस है वो पहला आ जाता है स्टोर जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन, यानी जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। दूसरा आ जाता है पैकेजेस एंड ऑर्गेनाइज डीएनए। तीसरा आता है हेल्प रेगुलेट जीन एक्सपेंशंस। चौथा आता है फॉर्म्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये आपका क्रोमाटिन नेटवर्क जाल का फंक्शंस है। चलिए अब हम बात करते हैं, हम तो लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में, न्यूक्लियस के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, कहता है कि यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक यानी न्यूक्लियस जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखने तथा कोशिका के विभिन्न एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के प्रमुख केंद्र है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं।
ठीक है। इसके मुख्य कार्य क्या है, निम्नलिखित दिया गया है। जो कि पहला आता है जेनेटिक्स मटेरियल का स्टोरेज, यानी केंद्रक में कोशिका का अधिकांश डीएनए पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में कोशिका का अधिकांश डीएनए पाया जाता है। ये जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। दूसरा आ जाता है डीएनए रिप्लेक्शन, यानी सेल साइकिल के दौरान न्यूक्लियस में डीएनए रिप्लेक्शन होता है। इसे हम लोग डीएनए समान कॉपी बनती है जो क्या करता है, डॉटर सेल तक पहुंचाती है। ठीक है। तीसरा आ जाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। तीसरा आपका क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, डीएनए में उपस्थित जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन के आधार पर आरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियस में होता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। यहाँ जो होता है डीएनए में मौजूद जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आरएनए बनाया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे भाई, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। याद रखें डीएनए क्या करेगा, आरएनए में जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, रिएक्शन। ठीक है। चौथा आ जाता है जीन एक्सपेंशन का रेगुलेशंस, यानी केंद्रक यह नियंत्रित करता है कि कौन से जीन्स एक्टिव होंगे और कौन से इनएक्टिव। ठीक है। इससे सेल के कार्य और कैरेक्टरिस्टिक्स नियंत्रित होते हैं। यानी क्या बोला, मतलब न्यूक्लियस ये रेगुलेट करने में मदद करता है कि सेल में कौन सा जीन्स काम करेंगे और कौन सा जीन इनएक्टिव रहेंगे। इससे सेल को फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल होता है। ठीक है। पांचवा आता है आरएनए प्रोसेसिंग। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में नेवली फॉर्मेट आरएनए तथा आरएनए का प्रोसेसिंग होता है, जैसे 5 कैंपिंग स्पेलिंग्स और पोली ए टेल एडिशन। इसमें मेच्योर mRNA बनता है। यानी इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस में बनने वाले नए आरएनए को प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है। ठीक है। इसमें 5 कैंपेनिंग स्पेलिंग्स और पोलिंग ए टेल एडिशन जैसे प्रोसेस होती है। इन प्रोसेस के बाद मेच्योर mRNA क्या होता है, बनता है। छठवां आता है राइबोसोम बायोगेनेसिस। इसमें होता है न्यूक्लियस में आरएनए सिंथेसिस और राइबोसोमल सब यूनिट का असेंबली होता है। ठीक है। इसलिए इसे हम लोग न्यूक्लियस प्रोटीन सिंथेसिस की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी न्यूक्लियस में आरएनए बनता है और राइबोसोमल सब यूनिट असेंबल होते हैं। इसलिए इसे हम लोग न्यूक्लियस इनडायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस के प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है। सातवां आ जाता है आपका सेल डिवीजन में भूमिका। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमाटिन कॉन्डेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाता है। न्यूक्लियस जेनेटिक्स मटेरियल के प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी सेल डिवीजन के समय क्रोमाटिन कॉन्डेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। इससे क्या होता है, जेनेटिक्स मटेरियल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और डिस्ट्रीब्यूट होने में क्या होता है, मदद मिलता है। आठवां आ जाता है सेलुलर एक्टिविटीज़ का नियंत्रण, यानी जीन एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करके न्यूक्लियस सेल की ग्रोथ, डिफरेंशन, मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट जैसी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। यानी न्यूक्लियस जीन एक्सपेंशंस को रेगुलेट करके सेल की नई एक्टिविटीज़ को क्या करेगा, कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे कि ग्राउथ हो गया, आपका डिफरेंशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इन सभी चीज़। ठीक है। नौवां आता है डीएनए रिपेयर में भूमिका। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में डीएनए डैमेज की पहचान और रिपेयर से संबंधित अनेक प्रोसेस होती है, जिससे जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन की स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है। अगर डीएनए किसी प्रकार का डैमेज होगा तो न्यूक्लियस में उससे संबंधित रिपेयर प्रोसेस होती है। इससे जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन की क्या होती है, स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। ठीक है। अब 10वां आ जाता है आपका जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन, ये आपका लास्ट है। ठीक है। जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन सेल डिवीजन के दौरान जेनेटिक्स मटेरियल को डॉटर सेल में सही ढंग से पहुंचाने में न्यूक्लियस और क्रोमोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी सेल डिवीज़न के समय जेनेटिक्स मटेरियल को डॉटर सेल तक सही तरीके से पहुंचाना जरूरी होता है। इस प्रोसेस में न्यूक्लियस और क्रोमोसोम को इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने पूरा टॉपिक्स को अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन करके समझा। ठीक है।
आज के टॉपिक में हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंस ऐसे पॉइंट्स को पढ़ा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो आज का इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।